आज टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी का सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्लास 1 ली थी उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उसका अपने नोट्स में राइट डाउन कर लो। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी बिकेम द मेंबर ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी इन लंदन इन 1890 एट बेजवाटर। कब हुए थे वो वेजिटेरियन? लंदन में महात्मा गांधी जी ने वेजिटेरियन सोसाइटी को कब ज्वाइन किया था? 1890 में। और कहाँ पे? एट बेज वाटर। तो आपने इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के फादर। करमचंद गांधी वॉज ऑल्सो नोन एज ओटा बप्पा। करमचंद गांधी को किस नाम से जाना जाता था? ओटा बप्पा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि महात्मा गांधी को पुतली बाई बचपन में किस नाम से बुलाया करती थी? पुतली बाई कॉल्ड गांधी जी एज मोनिया। बचपन में महात्मा गांधी को पुतली बाई मोनिया करके बुलाती थी। अब अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। महात्मा गांधी ने अपने पापा को किस एज में खोया था? तो था 16 ईयर्स। फिर अगला क्वेश्चन है इन साउथहैम्पटन गांधी जी फर्स्ट मीट विद डॉक्टर मेहता हु गेव हिम द फर्स्ट लेसन रिगार्डिंग यूरोपियन एटिकेट्स। साउथहैम्पटन में किसने महात्मा गांधी जी को अमेरिकन यूरोपियन एटिकेट्स के बारे में बताया था? तो वो थे डॉक्टर मेहता। कौन थे? डॉक्टर मेहता। तो अब आते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे, जो कि है महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो आज हम इनकी साउथ अफ्रीका की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1800 के अराउंड में। तो इसके बारे में हम देखते हैं। द ब्रिटिश हैड कॉलोनलाइज्ड and settled in the Natal and Cape provinces of the South Africa during 1840s and 1850s। जो यहाँ पे थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेटल के प्रोविंसेस में खुद को सेटल करना शुरू कर दिया था। एंड द ट्रांसवर्सल एंड ऑरेंज फ्री स्टेट वर इंडिपेंडेंट बोअर्स रूल्ड स्टेट्स। और वहाँ पे जो ट्रांसवर्सल और ऑरेंज फ्री स्टेट थी, कौन कौन सी? ट्रांसवर्सल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये वो स्टेट्स थी जहाँ पे ब्रिटिश का रूल्स नहीं था और वहाँ पे बोअर्स रूल करते थे। और बोअर्स क्या थे? बोअर्स थे एक इंडिपेंडेंट फार्मर्स कम्युनिटी थी जो वहाँ पे थी, और उनको रूल करते थे डच सेटलर्स करते थे। उसके बाद द गवर्नेंस ऑफ colonial region was controlled by the minority with the population. This created 3 societies। और इसने वहाँ पे 3 सोसाइटी की स्थापना की, जो कि थी एक वाइट्स, ब्लैक्स और कलर्ड। अब इसके बाद बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी reached Durban in 1893 to sort out the legal problems of दादा अब्दुल्ला, अ गुजराती मर्चेंट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि महात्मा गांधी जी ने राजकोट में अपना, जब वो वापस आए थे 1891 में, राजकोट आए थे, तो वो अपना वहाँ पे सक्सेसफुली अपना करियर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे राजकोट और बॉम्बे में। तो उनके बाद उन्हें एक गुजराती मर्चेंट होते हैं जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका केस मिलता है 1893 में, जिसकी वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका डरबन जाना पड़ता है। कब जाना पड़ता है? 1893 में। किस केस के तहत? गुजराती मर्चेंट होते दादा अब्दुल्ला, उनके केस के तहत उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। In starting, Gandhiji do not criticize Britishers' rule and Britishers, but he want to reform the British administration. But he was not considering that British rule is all bad for Indian. स्टार्टिंग में जब महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स अपनी लॉ की पढ़ाई करके कंप्लीट हुए थे और वापस इंडिया आए थे और इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका गए थे, तब तक वो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स के रूल को मतलब बुरा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो कुछ हद तक बुरी है और कुछ हद तक इंडियंस के लिए अच्छी खासी है, पर उनमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि जो ब्रिटिशर्स के रूल है उनमें थोड़े रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। जब वो रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो वो सारे रूल्स इंडिया के फेवर में हो जाएंगे। देन द फेमस इंसिडेंट एट द पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन अकर्ड इन 1893।
when Gandhiji was thrown off a first class train compartment despite having bought the ticket। अब 1893 में, और स्पेसिफिकली बात करूँ तो 7 जून 1893 में महात्मा गांधी के साथ एक इंसिडेंट होता है जिन्होंने उनको पूरी तरह से हिला दिया था। वो इंसिडेंट था कि पीटर मार्टिस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, बावजूद इसके कि उनके पास उस कंपार्टमेंट की, उस ट्रेन की टिकट होती है, और वो इसलिए उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कि वो इंडियन है, इस वजह से। और ये जो इंसिडेंट था, इन्होंने उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी थी, इसके बाद जो आगे की जर्नी पूरी बदल दी थी। Then Gandhiji organized mass protest, South African policies, mass protests against South African policies which discriminated against Indians। तो वहाँ पे जितनी भी उन पॉलिसीज थी इंडियंस के खिलाफ, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तो जो पहला स्ट्रगल था, गांधी फर्स्ट स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका इज अगेंस्ट डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल ऑफ नेटल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो प्रोटेस्ट किए थे, तो सबसे पहला जो प्रोटेस्ट था वो किस बिल के अगेंस्ट किया था? तो वो बिल था डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल ऑफ नेटल गवर्नमेंट। तो आपने इसको याद रखना, कौन सा बिल था? डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल ऑफ नेटल गवर्नमेंट। तो वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका कब आए थे, किस केस के उसमें आए थे? तो वो आए थे 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस में। और दादा अब्दुल्ला कौन थे? गुजराती मर्चेंट थे। तो उनके साथ एक फेमस इंसिडेंट होता है जहाँ पे उनको रेलवे स्टेशन से निकाल दिया था। वो कौन से रेलवे स्टेशन पे उनको ट्रेन से निकाल दिया गया था? वो था पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन। कब निकाल दिया गया था? 1893 में। और उन्होंने पहला जो प्रोटेस्ट किया वो साउथ अफ्रीका के कौन से बिल के अगेंस्ट किया था? वो क्या था? डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल ऑफ नेटल गवर्नमेंट। तो इसी प्रोटेस्ट के लिए वो साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इन 1894 he formed नेटल इंडियन कांग्रेस एंड मोल्डेड द इंडियन कम्युनिटी इनटू अ यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स। तो उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस कब फॉर्म की थी? 1894 में। हु गेव द, इसको आगे करते हैं। इस उन्होंने वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस फॉर्म की एंड ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन इन 1903। The newspaper was published in Gujarati, Hindi, Tamil and English, and it was a weekly newspaper, and its editor was Mansukh Lal Nazar। तो उन्होंने वहाँ पे एक इंडियन ओपिनियन नाम के वीकली का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। कब किया उन्होंने? 1903 में। और वो जो न्यूज़पेपर था वो कौन कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होता था? तो वो होता था गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि इंडियन ओपिनियन था जो 1903 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, वो एक वीकली न्यूज़पेपर था, और उसे उन्होंने गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। और उसके एडिटर कौन थे? उसके एडिटर थे मनसुख लाल नज़र। तो आपने इसको भी याद रखना है कि उसके एडिटर कौन थे? मनसुख लाल नज़र। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु गेव एन आइडिया ऑफ इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट करने का आइडिया महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो वो दिया था मदन जीत ने। किसने दिया था? मदन जीत ने। तो अब आगे बात करते हैं। ही स्टार्टेड 2 सेटलमेंट्स। उन्होंने वहाँ पे 2 सेटलमेंट एस्टेब्लिश की थी। तो वो 2 सेटलमेंट कौन कौन सी थी? तो पहली सेटलमेंट थी फोनिक सेटलमेंट। ये कहाँ थी? दरबन में। कौन सी थी पहली? फोनिक सेटलमेंट, ये थी दरबन में। ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी 1904 में। कब स्टार्ट की थी? 1904 में। फर्स्ट सेटलमेंट फोनिक सेटलमेंट कहाँ थी? दरबन में थी। स्टार्ट कब किया था? 1904 में। और यही वो सेटलमेंट थी जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार स्टार्ट किया था। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। और जो दूसरी सेटलमेंट थी वो थी टॉल्स्टॉय फार्म। ये कौन सी थी? टॉल्स्टॉय फार्म। और ये कहाँ पे थी? इन जॉन्सबर्ग। ये कहाँ थी? जॉन्सबर्ग में। हमने इसको ध्यान रखना है कि वहाँ महात्मा गांधी ने 2 सेटलमेंट स्टार्ट की थी। फर्स्ट थी फोनिक सेटलमेंट, कहाँ थी? इन दरबन में। कब स्टार्ट की थी? इन 1904 में। और फोनिक सेटलमेंट ही वो जगह थी जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार स्टार्ट किया था। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह। और सेकेंड सेटलमेंट थी टॉल्स्टॉय फार्म। वो महात्मा गांधी ने कहाँ स्टेब्लिश की थी? जोहानिसबर्ग में।
और कब की थी? 1910 में। कब की थी? 1910 में। और जो टॉल्स्टॉय फार्म था, इसके लिए लैंड किसने दी थी? महात्मा गांधी को टॉल्स्टॉय फार्म के लिए लैंड किसने दी थी? तो वो दी थी हरमन कैलन बच ने। किसने दी थी? हरमन कैलन बच ने। तो आपने इसको याद रखना है। और ये चीज़ आपने याद रखनी कि ये जो दो सेटलमेंट थी, ये जो महात्मा गांधी ने दो सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश की थी, इसका आइडिया महात्मा गांधी को कहाँ से आया था? इसका आइडिया आया था जॉन रस्किन की बुक से। वो बुक थी अनटू द लास्ट। इस बुक से महात्मा गांधी को सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने का आइडिया आया और महात्मा गांधी ने दो सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की। फर्स्ट थी फोनिक्स फार्म, जो कि 1904 में स्टार्ट की थी, एक जो कि दरबन में सेटलमेंट थी इसकी। दूसरी थी टॉल्स्टॉय फार्म, ये थी 1910 में और ये एस्टेब्लिश की थी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और जो ये बुक थी अनटू दिस लास्ट, ये महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? अनटू दिस लास्ट गिवन टू महात्मा गांधी बाय HSL पॉल्क, या फिर इनका पूरा नाम था हेनरी पोलाक। किसने दी थी? एच पोलाक और हेनरी पोलाक ने दी थी। These settlement, he started two settlement for helping the needy and initiating a communal living tradition. उन्होंने ये सेटलमेंट गरीबों की मदद करने और अलग अलग कम्युनिटी को साथ रहने के ट्रेडिशन को स्टार्ट करने के लिए एस्टेब्लिश की थी। In 1906, his first notable resistance was against the law passed by the government making it compulsory for Indians to take out certification of registration that held their fingerprints and was compulsory to always carry it with on the person. तो 1906 में महात्मा गांधी ने पहला रेजिस्टेंस, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जो एजिटेशन था, उनका पहला रेजिस्टेंस था, वो कब स्टार्ट किया था? 1906 में। किस बिल के अगेंस्ट? वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के अगेंस्ट। तो इस बिल में क्या था कि जितने भी इंडियंस थे, वहाँ पे ये बिल लाया गया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, जिसके तहत जितने भी इंडियंस थे उनको अपने गले में एक सर्टिफिकेट लगा के लटका के रखना पड़ता था, जिस पे उनके फिंगरप्रिंट्स होते थे और उनके बारे में पूरी जानकारी लिखी होती थी कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका वीज़ा कितने टाइम का है, और उनके वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होते थे। और ये जो सर्टिफिकेट था वो इंडियंस के लिए था, स्पेशली एशियाटिक पीपल्स के लिए था, जो कि एशियंस थे, जो स्पेसिफिकली इंडिया से एज अ लेबर आए थे साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए, उन्हें अपने गले में लटका के रखना पड़ता था। गांधी जी फॉर्म्ड अ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन अगेंस्ट दिस। जो ये आपका बिल था, इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने कौन सी एसोसिएशन स्टार्ट की थी? पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। वो कब की एस्टेब्लिश की थी? 1906 में। अगेंस्ट दिस महात्मा गांधी राइट पिटीशन टू इंग्लिश ऑफिसर्स टू चेंज दिस रूल। महात्मा गांधी ने इस बिल के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की कि आप इस रूल को चेंज करिए। In 1908, the existing campaign expanded to protest the new law to restrict migration of the Indians between provinces. 1908 में तो जो कैंपेन था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया ताकि जो इंडियंस की माइग्रेशंस थी इंडिया से साउथ अफ्रीका के लिए, उसको रोका जाए। In 1913, the movement against the law invalidating marriages not conducted accordingly to Christian rites. अब 1913 में ऐसा होता है कि जो भी इंडियन मैरिजेस थी, जो भी इंडियन कपल्स आते थे इंडिया से, जिनकी शादी, या फिर जो कपल्स साउथ अफ्रीका में रहते थे और उनकी जो शादी थी इंडियन ट्रेडिशन की वजह से हुई थी, क्रिश्चियंस ने, जो ब्रिटिशर्स थे या और जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने उन सब मैरिजेस को इनवैलिडेट कर दिया था, इनवैलिड घोषित कर दिया था कि जिन्हें क्रिश्चियन राइट्स के तहत मतलब वो मैरिजेज नहीं हुई थी, जो कि क्रिश्चियन रिचुअल से जो मैरिजेज नहीं हुई थी, उन सब मैरिजेज को उन्होंने इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। इसके अगेंस्ट में 1913 में महात्मा गांधी ने इस बिल के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और इस प्रोटेस्ट में मदद करने के लिए महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। 1913 में जो ये मैरिज बिल था, इसके अगेंस्ट गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के सपोर्ट में साउथ अफ्रीका आए थे। तो महात्मा गांधी की सपोर्ट में इंडिया से कौन आया था मैरिज रिचुअल्स के अगेंस्ट सपोर्ट करने? गोपाल कृष्ण गोखले। A series of negotiations took place between Gandhiji, Viceroy Harding,
C.R. एंड्रयूज जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी था एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी था, एंड एंड्रयू एंड जनरल स्माउट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। इनके बीच में बहुत सारी नेगोशिएशन चलती है इन बिल्स के बारे में। दिस लेड टू द गवर्नमेंट कंसीडरिंग द मोस्ट ऑफ द इंडियन डिमांड्स। और ये जो नेगोशिएशंस होती है इसमें जो गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स होती है, वो इंडियंस की जो डिमांड होती है काफ़ी हद तक काफ़ी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके अगेंस्ट ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने 1903 में। ये तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था शायद ऊपर, 1903 1903 ये पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन ये 6 में है, ये दूसरी चीज़ है। और ये है ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट की थी 1903 में। और पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन कब की थी, ये की थी 1906 में। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसवर्सल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब की थी, महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश 1903 में, और पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन 1906 में। अब वहाँ के हम बात करते हैं बॉयर्स वॉर के बारे में। अब 1899 में साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स और डच के बीच एक वॉर होती है, बॉयर्स वॉर। कब होती है, 1899 में। इसमें ऐसा होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं साउथ अफ्रीका में, और पर वहाँ पे डच पहले से वहाँ पे रूल कर रही होती है, जिस वजह से उनके बीच में एक टसल होती है और एक बॉयर्स वॉर उन दोनों के बीच में छिड़ जाती है। ट्रांसवर्सल वाज अ रिच इन गोल्ड, सो ब्रिटिश प्लॉटेड टू ओवरथ्रो बॉयर्स गवर्नमेंट। ट्रांसवर्सल एक मतलब गोल्ड की खदान है, वहाँ पे बहुत सारी माइंस है, जिसकी वजह से ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहती है। पर वहाँ पे जो बॉयज़ गवर्नमेंट पहले से होती है वो उसको फेंक देती है, मतलब उसके अगेंस्ट विद्रोह छेड़ देती है। और इसलिए वहाँ पे स्टार्ट होती है बॉयर्स वॉर 1899 में। बॉयर्स वर द डिफीटेड बट दे कंटिन्यू टू लिव हियर ड्यूरिंग बॉयर्स वॉर। महात्मा गांधी सर्व फ्रॉम ब्रिटिश साइड। बॉयर वॉर के टाइम महात्मा गांधी ने किसकी साइड ली थी, तो उन्होंने साइड ली थी ब्रिटिशर्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग बॉयर्स वॉर महात्मा गांधी साइडेड हो। तो इन्होंने साइड किया था, किसकी साइड ली थी, ब्रिटिशर्स की साइड ली थी। किसकी साइड ली थी, ब्रिटिशर्स की साइड ली थी। एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ द इंडियन वॉलंटियर स्ट्रेचर्स बीयर कॉर्प्स। एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडियन वॉलंटियर स्ट्रेचर्स बीयर कॉर्प्स। तो बॉयर्स वॉर के टाइम उन्होंने वहाँ पे नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की कॉर्प्स स्टार्ट की। कब की थी, 1899 में। कब की थी, 1899 में। गांधी जी अर्न बॉयर्स वॉर मेडल फॉर हिज सर्विस। और जब उन्होंने ब्रिटिशर्स की साइड ली थी तो उन्हें बॉयर्स मेडल मिला था, और उन्हें केसरी हिंद का टाइटल भी मिला था। हु गॉट द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, इट वॉज given to महात्मा गांधी। by whom it was given, it was given by क्वीन विक्टोरिया। तो केसरी हिंद का टाइटल किसे मिला था, महात्मा गांधी को मिला था। कब मिला था, बॉयर्स वॉर के टाइम मिला था। किसने दिया था, क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें दिया था। कब दिया था, 1899 में दिया था। अब उसके बाद एक जुलू वॉर होती है। कब होती है, 1906 में। ब्रिटिशर्स अटैक जुलू पॉपुलेशन एंड मेड देम सर्व एज द लेबर्स इन द डायमंड माइंस अक्रॉस साउथ अफ्रीका। ब्रिटिशर्स ने 1906 में जुलू पॉपुलेशन के अगेंस्ट वॉर जुलूज पॉपुलेशन पर अटैक करते हैं और उनको एज अ लेबर काम करवाते हैं वहाँ के डायमंड माइंस में। In 1906 Zulu rebellion broke out in Natal provinces of South Africa। कब हुआ था जुलू वॉर, 1906 में। और बॉयर्स वॉर कब हुआ था, 1899 में। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना था इनकी डेट्स में, आपने इसको नोट डाउन करना है और इनको याद रखना है। Zulu demanded land rights and abolition of heavy taxes. However, the white declared war against the Zulus. In this rebellion, Gandhi again served the Britisher side। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमने याद रखना है कि जुलू वॉर में महात्मा गांधी ने किसकी साइड ली थी, तो उन्होंने साइड ली थी ब्रिटिशर्स की। एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इंडियन वॉलंटियर्स एम्बुलेंस कॉर्प्स एंड अर्न द जुलू वॉर मॉडल जुलू वॉर मेडल। और इसके लिए उन्होंने जुलू वॉर मेडल भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें थी इनकी साउथ अफ्रीका की जर्नी, तो आपने इसको याद रखना है।
और इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखेंगे महात्मा गांधी की इंडियन जर्नी की, वो इंडिया में कब आते हैं, कैसे आते हैं और उनका वहाँ पे क्या रोल रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका की जर्नी कैसी रही। तो वो साउथ अफ्रीका कैसे आए थे, कब आए थे, किस केस के तहत आए थे, और उनके साथ एक इंसिडेंट होता है पीटर मार्टिस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका में लिटिल इंडियन कांग्रेस एस्टेब्लिश की थी 1894 में। फिर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था 1903 में, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में होता था। इसके एडिटर मनसुख लाल नज़र थे। और इंडियन ओपिनियन का आइडिया किसने दिया था ये स्टार्ट करने का, तो मदन जीत ने दिया था। तो उन्होंने वहाँ साउथ अफ्रीका में 2 सेटलमेंट स्टार्ट की थी, फोनिक सेटलमेंट और स्ट्रेस फार्म सेटलमेंट। वो कहाँ कहाँ की थी ये सब हमने देख लिया था, कब कब की थी वो देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने इनको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना है। और इसके काफ़ी चांसेस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पे आपके पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।